नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और अगर आज के सेशन की हम बात करें तो आज जो शुरुआत हुई, इस हफ्ते की जो ओपनिंग हुई वो एक वीकनेस के नोट पर हुई, लेकिन दिन के निचले स्तरों से सुधरकर निफ्टी 10,300 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी हमने निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए देखी। हालांकि आज के सेशन में दो पॉकेट्स थी जहां पर काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। उसमें से एक था एफएमसीजी पॉकेट और दूसरा थे सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक, जहां पर अच्छी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली थी। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी पॉकेट्स भी थी जहां पर अच्छा मूव आज के सेशन में देखने को मिला था। फॉर इंस्टेंस आप देखिए, आज के सेशन में पेपर स्टॉक्स एक पॉकेट थी जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी, तो ये सेगमेंट था जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। हालांकि अगर टॉप कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में आप देखेंगे तो आईटीसी, एचयूएल जैसे स्टॉक्स की ओर से आया। इसके अलावा कोटक, बजाज फाइनेंस ने भी सपोर्ट किया। ये वो ऐसे स्टॉक्स हैं, कोटक और बजाज फाइनेंस जैसे, जो कि निचले स्तरों से रिकवर होकर आज के सेशन में क्लोज हुए हैं। तो ये आज के सेशन का रुझान रहा। हालांकि मिड कैप्स में कई ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अपने ईयर हाइस पर भी आज के सेशन में पहुंचे थे। लेकिन चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि आज के सेशन के टॉप मूवर्स कौन से स्टॉक्स थे। अगर आप इंडेक्स के बढ़ने वाले शेयर्स आज के सेशन में देखेंगे तो इंडेक्स में हमने जैसे कहा कि एफएमसीजी स्टॉक्स की ओर से परफॉर्मेंस आते हुए देखी थी। मिड कैप्स में कुछ और ऐसे स्टॉक्स थे जैसे कि बीईएल, एस्कॉस, हेक्सावेयर, वोडाफोन आइडिया, जहां पर अच्छा मूव आज के सेशन में देखने को मिला था। आज के जानकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग शाह हैं हमारे साथ, उनसे एक आउटलुक ले लेते हैं मार्केट्स पर। उसके बाद आपके सवालों करेंगे शामिल, क्योंकि ये शो फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है, तो वहां पर जो आपकी क्वेरीज मिलेंगी उनको भी करेंगे शामिल। लेकिन गौरांग जी, गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक मार्केट्स पर ही दीजिए। ये वापस से जो नई सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस की बात हो रही है अक्रॉस द ग्लोब, उससे वापस से थोड़ी टेंशन ग्लोबल इक्विटीज में क्रिएट हुई है, जिसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वापस प्रेशर, सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है, या फिर आपको लगता है कि रेंज में रह सकता है, सपोर्ट ले सकता है निफ्टी लेवल्स के आसपास? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो पहले तो मुझे ये नहीं पता कि पहले वाले वेव से हम निपट चुके हैं कि नहीं, क्योंकि उसका स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है। और दुनिया भर में भी अगर आप देखने जाएं तो मेरे ख्याल से ये डर पहले से था, अब भी है, और आने वाले कुछ समय तक बरकरार रहेगा, जब तक निर्णायक तरीके से इसके लिए कोई दवाई, वैक्सीन या कोई ओरल डोज मिल नहीं जाता है। और ये धीरे धीरे करके हमारे देश में और विश्व भर में आंकड़े जो है वो कम आना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये बातें हैं, ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। बीमारी ये रहेगी हमारे साथ, ये तो वास्तविकता है, और हमें इससे जूझना पड़ेगा। हमें अपने आप को सक्षम रखना पड़ेगा, तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इससे निपटने के लिए अगर दवाई मिल जाती है किसी तरह की, तो ये ज्यादा अच्छी खबर के रूप में हमारे सामने आएगी। और ये पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, पता नहीं कितने वेव आएंगे और जाएंगे दीपाली। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए और आपकी जो दिमागी हालत है उसको दुरुस्त रखिए। जहां तक रहा सवाल बाजार का, तो ये उठापटक का जो माहौल है दीपाली, ये आने वाले कुछ समय तक रहेगा। ये पहले वेव, दूसरे वेव, तीसरे वेव से मेरे ख्याल से अंतरः दिवस या फिर छोटी अवधि में आपको थोड़ी बहुत उठापटक हावी हो सकती है, और नतीजों का सिलसिला कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इस वित्तीय साल के पहले तिमाही के नतीजे की, और वहां पर मेरे ख्याल से संभवतः पूरी है कि निराशा देखने मिले, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन था, खास करके अप्रैल से लेकर के जून एंड तक, और अब हमने देखा है कि कई राज्यों में जुलाई के अंत तक ये लॉकडाउन जो है वो सीमित मात्रा में आगे बढ़ाया गया है। कुछ रियायतें दी जाएगी, लेकिन वो निर्भर होगा कि कौन सा राज्य है और वहां पर परिस्थिति कैसी है। तो उठापटक का माहौल जारी रहेगा। एक दायरे में निफ्टी है 9,800, 10,000 नीचे के तरफ, ऊपर की तरफ 10,300 और 10,500। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो मेरी राय होगी कि छोटी या मध्यम अवधि में आपने अगर सौदे किए हैं बाजार में, तो ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना मुनाफा समेटते जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है क्लियरली इंडेक्स पर भी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर भी। क्विकली एफआईजीएस के आंकड़े आपको बता दें, उसका सवाल लेंगे। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई आज के सेशन में 1937 करोड़ की, और डीआईएस की ओर से 1036 करोड़ की बाइंग आज हुई है। लेकिन पहले कॉलर हमारे साथ सुशील हैं करनाल से, उनसे बातचीत करते हैं। सुशील जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते। मैम मेरे पास राजेश एक्सपोर्ट है 100 शेयर @515। मैम मेरा व्यू है 6 मंथ का। ठीक है, तो 480
मैम एक क्वेश्चन ठीक है, मेरा और पूछ था कि लेते मैं जाइडस वेलनेस पे भी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 6 महीने के लिए। ठीक है, पूछ लेते हैं गौरांग जी से। राजेश एक्सपोर्ट, गौरांग जी 514 515 की बाइंग है इनकी, 484 पर ये बंद हुआ है तो नुकसान है थोड़ा। और दूसरा जाइडस वेलनेस ये खरीदना चाहते हैं 6 मंथ्स के व्यू से, 1272 इसका मौजूदा प्राइस है। तो दोनों स्टॉक्स पर क्या सजेशन होगा? तो दीपाली, इनका जो समय सीमा है वो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी अवधि का है, और छोटी अवधि में जैसा अभी मैं विश्लेषण कर रहा था बाजार को लेकर के, जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के और शायद दूसरी तिमाही के भी, तो निराशा हाथ लग सकती है। और ये कंपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट की परिस्थिति क्या है वो सभी को पता है। अब निजी तौर पर तो इस कंपनी पर खरीदारी करने की या बिकवाली करने की राय नहीं है, इसलिए मैं वास्तविकता में इस पर खास करके टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये समय सीमा बढ़ा दे अपनी, अगर इनके पास समय है तो राजेश एक्सपोर्ट्स में से निकल करके निजी क्षेत्र की एक बैंक है आईसीआईसी बैंक, वहां पर निवेश करें। और जो जाइडस वेलनेस पे इन्होंने सवाल पूछा है, तो बेशक ये हमारी खरीदारी की सूची में है। फार्मा क्षेत्र की कंपनी है, और फार्मा क्षेत्र अगर आप देखने जाए दीपाली जी, तो पिछले 4-5 महीनों से काफी निवेशकों के रडार पर रहा है, और उसका जो रुझान भी है अच्छा रहा है, इंक्लूडिंग जाइडस वेलनेस। लेकिन ये जो मैं कवायद कर रहा हूँ या जो राय दे रहा हूँ, ये लंबी अवधि के लिए, महज 3 या 6 महीने के लिए, और लंबी अवधि का तात्पर्य होता है कम से कम 12 महीने से 18 महीने। ठीक है, तो राजेश एक्सपोर्ट से आप स्विच कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में उछाल पर निकलिए और जाइडस में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ्स की जगह अपना व्यू कम से कम 1 से 1.5 साल रखिए। अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए मिला है, क्योंकि ये शो लाइव है फेसबुक पर भी। अकी गोम्स ने सवाल भेजा है आईटीसी पर, 203 के प्राइस पर इनके पास शेयर्स हैं आईटीसी के, और दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, यहाँ पर 2550 की बाइंग है। दोनों स्टॉक्स गौरांग जी आई एम श्योर आपके कवरेज में भी हैं, काफी बार आपने एचडीएफसी एएमसी इनफैक्ट रेकमेंड भी किया है, तो इनके लिए क्या सजेशन होगा? तो निश्चिंत होकर के दोनों ही शेयर्स में अपना निवेश बना करके रखें। और अगर मेरी राय ये पूछ रहे हैं तो मैं तो कहूंगा इनको कि भाई आप एसआईपी कर लीजिए दोनों में। और आईटीसी के नतीजे हाल ही में आए थे, मेरे ख्याल से कल या परसों ही आए थे। नतीजे काफी अच्छे थे, और खास करके जो बाकी अन्य कारोबार है तंबाकू और सिगरेट को छोड़ करके, उसमें से योगदान बढ़ा है। होटल इंडस्ट्रीज को लेकर के निराशा है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, आप होटल इंडस्ट्री से ज्यादा आय की उम्मीद रखें ये मेरे ख्याल से संभव नहीं है। लेकिन एग्री एक्टिविटी, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो कारोबार आईटीसी का, वहां पर, और अगर इनको मौका मिलता है 180 के नीचे आता है तो और भी जोड़ सकते हैं। और एचडीएफसी एम से भी आप सही बता रहे थे दीपाली जी, हमने कई बार इसकी कवायद की है। और एसआईपी कर ले दोनों में, और लंबी अवधि का नजरिया रखें। ठीक है, तो होल्ड कीजिए दोनों ही स्टॉक्स को, और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। और कोई नया व्यूअर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो दोनों शेयर्स में एसआईपी आप कर सकते हैं, यानी धीरे धीरे हर महीने आप खरीद सकते हैं। किशन है हमारे साथ गुजरात से फोन लाइन पर। किशन जी गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। चलिए, एसएमएस के जरिए इन्होंने डिटेल्स भेजी है, माफ कीजिए फोन लाइन पर नहीं है ये। अशोका बिल्डकॉन पर इनका सवाल है, 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 58.70 के प्राइस पर। अशोका बिल्डकॉन, हालांकि जब हमने इंफ्रा स्टॉक्स में रैली देखी थी तो अशोका बिल्डकॉन भी काफी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा था गौरांग जी, लेकिन इनके लिए क्या सजेशन होगा, क्योंकि इनके भाव से थोड़ा सा ऊपर ये स्टॉक अभी है, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? देखिए, अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो मुनाफा समेट सकते हैं जो भी ऊपर जाता है, लेकिन दीपाली यहाँ पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। तो अगर ये परिवर्तन कर सकते हैं, समय और दे सकते हैं। और खास करके जिस तरीके से सरकार अब जोर दे रही है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार खर्च करेगी अब निर्माण कार्य में, उसमें ऐसी सब कंपनियों का मेरे ख्याल से काफी योगदान हो सकता है। जैसे अशोका बिल्डकॉन है, पीएनसी इंफ्रा है, केएनआर कंस्ट्रक्शंस है, ये सब निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां, ये फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज वगैरह बनाती हैं और बाकी अन्य निर्माण कार्य करती हैं। तो अगर समय दे सके तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आप अशोका बिल्डकॉन को। केएनआर कंस्ट्रक्शन एक और प्रेफर्ड पिक है गौरांग जी की ओर से। फेसबुक पर एक सवाल आया है नरेंद्र जैन का, इनके पास एनबीसीसी के शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 17 रुपए का है। तो लोअर लेवल्स पर इन्होंने एंट्री ली है एनबीसीसी में गौरांग जी, 23-24 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, मुनाफा ले लें या फिर होल्ड रखें?
ये पहले तो डिस्क्लोजर ये है कि काफी लंबे समय पहले हमने खरीदारी की कवायद करी थी, लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी पर बोझ आया है, खास करके आम्रपाली ग्रुप का और जेपी ग्रुप का जो भी प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं एनसीआर रीजन में, उसको लेकर के, और जो फाइनेंशियल वायबिलिटी भी है, यानी कि जो वित्तीय वायबिलिटी भी है, वो भी हमें कम दिखाई दे रही है। और ये ऐसे बहुत कम निवेशक है जिन्होंने एनबीसीसी में निवेश किया और मुनाफा मिल रहा है। अगर आप इतिहास देख लें एनबीसीसी का, तो जो भी मुनाफा आ रहा है समेट लें, और अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है और परिवर्तन करना है तो आप L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग या फिर अशोक लेलैंड, जो कि कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, वहां पर लंबी अवधि के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको परिवर्तन अगर करना है उस हिसाब से भी ऑप्शंस बताए गए हैं। अशोक लेलैंड उसमें से एक है, आज गिरा भी है, तो एंट्री लेने का सही मौका भी है, तो ध्यान दीजिए इन स्टॉक्स पर। हमारे साथ मनोज परमार हैं फोन लाइन पर गांधीधाम से। मनोज जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास महिंद्रा फाइनेंस के 250 शेयर है और 184 के भाव से 184 के हिसाब से, और दूसरा SBI कार्ड भी है। ठीक है, और मेरे पास और बजाज कंज्यूमर का मेरे पास 100। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? 330 के हिसाब से बजाज कंज्यूमर, बजाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। M&M फाइनेंशियल 184 की बाइंग है गौरांग जी इनकी, और जो दूसरा स्टॉक है वो बजाज कंज्यूमर है। यहाँ पर इनकी खरीदारी काफी ऊपर के लेवल की है, मेरे ख्याल से 52 वीक हाइस के आसपास इन्होंने खरीदा है, तो ऑलमोस्ट आधे प्राइस पर ये स्टॉक आ चुका है, इनफैक्ट उससे भी नीचे। क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में? सॉरी, पहला कौन सा स्टॉक बताया दीपाली? M&M फाइनेंशियल और बजाज कंज्यूमर। तो M&M फाइनेंस में लंबी अवधि के लिए बने रहें, और गिरावट आती है तो जोड़े। बजाज कंज्यूमर में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी निराशा थी, और ये मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरी बारी नतीजों में बहुत बड़ी निराशा दिखाई दी। तो अगर ये मेरी राय पूछते हो तो मैं उनको ये सलाह दूंगा या राय दूंगा कि बजाज कंज्यूमर में से निकल के टाटा कंज्यूमर में निवेश करें। और हालांकि इनको नुकसान काफी हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो सकती है, क्योंकि टाटा कंज्यूमर अगर आप पिछले नतीजे के देख ले या फिर इतिहास निकाल करके देख ले, बहुत ही शानदार तरीके से रिकवरी भी हुआ है। और यहाँ पर जो मैनेजमेंट को लेकर के और जो कारोबार को लेकर के कदम उठाए हैं कंपनी ने, उसको लेकर के नजरिया काफी सकारात्मक लगता है टाटा कंज्यूमर में। तो बजाज कंज्यूमर में नुकसान आपको काफी हो रहा है, लेकिन अगर आप स्विच कर सकते हैं तो टाटा कंज्यूमर खरीदिए, यहाँ पर आपके नुकसान की भरपाई होने की पॉसिबिलिटी है। संदीप कोठारी ने हमें फेसबुक पर सवाल भेजा है जमुना ऑटो पर। 1500 शेयर्स इन्होंने जमुना ऑटो के खरीदे हुए हैं, जो इनका परचेसिंग प्राइस है वो 34 रुपए का है, लंबी अवधि के लिए रख भी सकते हैं। क्या व्यू होगा गौरांग जी जमुना ऑटो पर? ऑटो एंसिलरी तब रुझान बेहतर लेकर के आएगा जब पहले आपको ऑटो सेक्टर में सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि ऑटो एंसिलरी सेक्टर या फिर OEM सेक्टर जो है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाली, या फिर बैटरी या फिर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनका रुझान जब सही होगा जब ऑटो सेक्टर धीरे धीरे करके सुधार दिखाने लगेगा। तो आपको नजरिया बहुत ही लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऑटो सेक्टर में सुधार आएगा, तत्पश्चात आपको ऑटो एंसिलरी या फिर टायर या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सुधार आगे दिखेगा। तो अगर नजरिया लंबी अवधि का है, बने रह सकते हैं। और अगर हमारी राय पूछे तो हमारी राय में मिंडा इंडस्ट्रीज, ये भी एक ऑटो एंसिलरी से जुड़ी कंपनी है, और महिंद्रा CI ऑटोमोटिव, ये चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। खास करके मिंडा इंडस्ट्रीज में हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है ऑटो एंसिलरी। तो स्विच कर सकते हैं, दो विकल्प आपको बताए गए हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में, मिंडा इंडस्ट्रीज और दूसरा रहेगा महिंद्रा CI ऑटो। चलिए, इसके अलावा रमेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गुजरात से। रमेश जी गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास मदरसन सुमी के 2000 शेयर है, 97 की बाइंग प्राइस है, और मेरा नजरिया है 2 से 3 महीने का। और एक दूसरा भी है, वो MCX है मैडम, और वो 100 शेयर परचेज किए हुए है, वो 1250 का, वो भी 2 से 3 महीने का नजरिया है। MCX आपने बताया, दूसरा स्टॉक? MCX और मदरसन सुमी। ठीक है, समझ में आया। मदरसन सुमी 97 का परचेसिंग प्राइस है, 95 पर ये बंद हुआ है,
और MCX इन्होंने लिया हुआ है 1250 के प्राइस पर, इनके भाव से थोड़ा सा ऊपर इसकी आज क्लोजिंग हुई है। तो गौरांग जी, स्टॉक्स तो इनके ठीक ठाक ही लग रहे हैं, लेकिन कंसर्निंग है इनका टाइम होराइजन, सिर्फ 2 महीने रख सकते हैं। तो 2 महीने के हिसाब से क्या सजेशन होगा, या फिर नजरिया बढ़ाएं इन स्टॉक्स में? देखिए, नजरिया बढ़ाते हैं तो बेहतर रहेगा दोनों ही स्टॉक में, मदरसन सुमी में और MCX में, क्योंकि 1-2 महीने में, जैसे मैं बता रहा था प्रोग्राम की शुरुआत में, कि शायद आने वाले समय में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, नतीजे निराश कर सकते हैं पहली तिमाही के, जिस तरीके से लॉकडाउन की परिस्थिति। जाहिर है कि कंपनियां कामकाज नहीं कर सकी थी, तो नतीजे भी इतने निराशाजनक आएंगे, उसकी वजह से बाजार में गिरावट भी आ सकती है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में बाजार ने भी काफी ऊपर के तरफ के दायरे दिखा चुका है। तो अगर आप छोटी अवधि का नजरिया रखता है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जो भी मुनाफा मिलता है या फिर जो भी कम नुकसान भुगतने की क्षमता रखते हैं, आप समेट करके निकल जाएं, और अगर आप समय दे सकते हैं तो निवेश बना करके रखें। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है, दोनों ही स्टॉक्स में टाइम होराइजन बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ट्विटर पर एक सवाल हमें भेजा है अमित राजपूत ने, इनका सवाल है फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर एंटरप्राइजेस पर। फ्यूचर कंज्यूमर इन्होंने 12 रुपए 30 पैसे पर लिया है, और फ्यूचर एंटरप्राइजेस में इनकी 15 रुपए के आसपास का परचेजिंग प्राइस है। हालांकि गौरांग जी, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो सर्किट टू सर्किट चल रहे हैं पिछले कई सेशन से। क्या सजेशन होगा इनको, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से ऊपर हैं, तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से सिर्फ भाव देख करके और एक सट्टे के रूप में मेरे ख्याल से ये सौदा किया है। और सर्किट टू सर्किट जब लगता है ऊपर तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है दीपाली, तो जो झटका लगता है निवेशकों को, वो झटका बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती है बहुत लोगों को। तो पहले तो मेरे ख्याल से ऐसे शेयर में निवेश करने से बचिए, अच्छे शेयर में निवेश कीजिए। और ऐसे शेयर में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो थोड़ा संभाल करके ट्रेड कीजिए। निजी तौर पर हमारे पास कवरेज नहीं है इन सब कंपनियों पर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप बहुत ही सावधान और सचेत रहिए ऐसे शेयरों में। बिल्कुल, क्योंकि सर्किट टू सर्किट इन स्टॉक्स में मूवमेंट हुआ है, और फ्यूचर कंज्यूमर आप देखिए लगातार अपर सर्किट के बाद आज इनफैक्ट ये स्टॉक लोअर सर्किट इसने छुआ है, तो काफी शार्प मूव इन स्टॉक्स में आया है। तो थोड़ा सा अलर्ट आपको रहने की जरूरत है इन स्टॉक्स में, ये सजेशन है। लेकिन चलिए अब बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की, जो NSE के साथ मिलकर हम लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। पर्पस है इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाना। हमारी इस पहल का मकसद ये है कि आप अपने पैसे को लेकर सही फैसला ले सकें। यहाँ हमने आपके लिए डूज एंड डोंट्स की एक छोटी सी और आसान से लिस्ट बनाई है। इन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखकर आप ये जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर मिलने वाले टिप्स वाकई में भरोसे के लायक हैं या फिर सिर्फ अफवाह या सुनी सुनाई बातें हैं। आप हमेशा टिप के सोर्स की जांच पड़ताल करें। टिप्स हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स या भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म की ओर से आनी चाहिए। जानकारी की तारीख भी जरूर चेक करें। टिप्स को लेकर जल्दबाजी ना करें। किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सोच समझकर डिसीजन लें। क्या ना करें ये भी जान लीजिए। अफवाह के आधार पर कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड मैसेजेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके दोस्त या फिर रिश्तेदार भी कहते हैं तो उनकी सलाह पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें। जानकारी का सोर्स क्या है वो जरूर जान ले। इनफैक्ट गौरांग जी, जब कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सोर्स से उनको सजेशन मिल रहा है उसकी जांच करें। बट स्टिल अगर रिलायबल सोर्स भी है तब भी उनको अपनी तरफ से सोच कर समझ कर रिसर्च करके पैसा लगाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? तो दीपाली जी, मैंने एक नाम दिया है ये सोशल मीडिया को, और वो नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ फेक न्यूज। क्योंकि अब जो भी सोशल मीडिया ऐप, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जो भी है, अगर ऐसे ही लोग करोड़पति बन जाते या अरबोपति बन जाते या बाजार में पैसा कमा करके आराम की जिंदगी जी लेते, तो मेरे ख्याल से ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी पड़ती लोगों को नौकरी करने के लिए या फिर अपना काम धंधा करने के लिए। सब लोग शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। अगर इतनी आसानी से पैसे बनते तो मेहरबानी करके पहले तो ये सोशल मीडिया पर आई हुई जो भी बातें हैं उसको नजरअंदाज करनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही व्हाट्सएप, ना ही ट्विटर, ना ही फेसबुक। और ये मुझे मेरे जीवन में बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन जीने का मौका मिलता है। और मैं तो मानता हूं कि ज्यादातर ये जो खबरें आती हैं सोशल मीडिया में, इनका आपको जांच करनी चाहिए। अगर आपको सोर्स नहीं पता है तो इस पर आपको कोई भी तरह का काम नहीं करना चाहिए।
और अगर आप शेयर बाजार में आना चाहते हैं तो पहले तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर के तरफ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मेहरबानी करके स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। लेकिन ये एक अच्छा जरिया है जहां से लंबी अवधि में अगर आप निवेश करते हैं अच्छी कंपनियों में तो आपके भविष्य के लिए एक अच्छी खासी पूंजी खड़ी करके दे सकता है ये शेयर बाजार। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और फेसबुक की क्वेरीज फटाफट से ले लेते हैं। हमें एक सवाल भेजा है विकास राय ने, इनके पास 3-4 स्टॉक्स हैं पर विकास में 2 स्टॉक्स पर आपको व्यू दिला देती हूँ। आईटीसी का आपने जिक्र किया, आईटीसी गौरांग जी ने शो की शुरुआत में बताया कि आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ग्लेनमार्क पर राय ले लेते हैं क्योंकि 350 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 497 का। ऊपर के लेवल्स पर एंट्री ली है ग्लेनमार्क में, क्या करना चाहिए गौरांग जी? तो ये नतीजों के बाद मेरे ख्याल से इन्होंने खरीदारी की लगती है क्योंकि नतीजे काफी बेहतर थे और अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे और गिरावट पर और जोड़ सकते हैं ग्लेनमार्क। मनोज कुमार ने एक सवाल भेजा है, बजाज फाइनेंस पर 225 शेयर्स है 3600 के प्राइस पर, तो क्वांटिटी भी ह्यूज है और ऊपर के लेवल्स की बाइंग है, 2 साल रख सकते हैं। निश्चिंत रहें और गिरावट आती है तो और जोड़ते जाएं और यहाँ पर भी अगर ये एसआईपी करना चाहते हैं तो हर महीने थोड़े थोड़े करके जोड़ते जाएं। होल्ड कीजिए और धीरे धीरे ऐड भी कर सकते हैं। विशाल ने भी एक और सवाल भेजा है बजाज फाइनेंस पर अगेन, तो अभी आपको राय मिल गई है गौरांग जी की ओर से। एक एसबीआई कार्ड पर सवाल ले लेते हैं। नरेंद्र सिंघवी ने सवाल भेजा है, जानना चाहते हैं कि एसबीआई कार्ड को लेकर आउटलुक क्या है, बताइए। तो इस कंपनी की पेयर कंपैरिजन नहीं है क्योंकि कोई ऐसी कंपनी दूसरी लिस्टेड नहीं है और आईपीओ के जरिए आईपीओ का समय पर दीपाली जी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की कवायद की थी। नतीजे हमारी उम्मीद के बराबर उतरे थे और धीरे धीरे करके जैसे ये लॉकडाउन से ओपन अप हो रहा है भारत, मेरे ख्याल से खर्चे भी होंगे और आने वाले समय में नतीजे भी बेहतर आएंगे। बने रहें। तो होल्ड करने की सलाह है एसबीआई कार्ड अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास है तो। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से गौरांग जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपाली जी। हमारा कोई निजी निवेश नहीं है लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं और आप सभी को शुभ रात्रि हमारे तरफ से। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।